हुकूमत का बिजली बचाओ प्रोग्राम, जबकि 63 बड़ी मार्केटें रात 8 बजे बंद कराने का फैसला किया गया है। सिद्दीक सेंटर, सिटी टावर, गुलबर्ग, कलमा टावर, मॉडल टाउन, लिंक रोड, मेट्रो, कैश एंड कैरी फहरिस्त में शामिल हैं। फोर्ट्रेस स्टेडियम, लिबर्टी मार्केट, पेस मॉल, गुलबर्ग, पार्क लेन को रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से दीगर कौन सी मार्केट से जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने एक तजवीज़ दी थी कि बिजली की बचत के लिए शाम को मार्केट जो है वो 8 बजे के बाद बंद कर दी जाए, तो उस पर अब सूबाई हुकूमतों से तजावीज़ ली जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वो इस फैसले पर अमल दरामद करवा सकते हैं। अब एक लोड मैनेजमेंट के ऊपर भी ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर आला पंजाब को की तरफ से ब्रीफिंग दी गई कि 8 बजे के बाद लाहौर के जो मुख्तलिफ फीडर हैं, कमर्शियल फीडर, उनके ऊपर कितना बोझ है। तो 350 से ज़ायद का तो 8 बजे के बाद मेगावाट का बोझ सामने आया कि लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट जो है वहाँ पर बिजली की कंजम्पशन हो रही है और 8 से 9 से 10 तक 200 से ज़ायद मेगावाट की बिजली का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है कमर्शियल मार्केट्स के अंदर। अब इसमें शहर की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बिजली जो कंजम्पशन हो रही है वो हो रही है गुलशन, खासतौर पर शाह आलम मार्केट में, और शाह आलम मार्केट के बाद MM आलम रोड के ऊपर बिजली की ज्यादा कंजम्पशन जो है वो देखने में आई है रिपोर्ट के मुताबिक। अब इसमें मुख्तलिफ ऐसी मार्केट, गुलबर्ग मार्केट भी है, लिबर्टी है, बरकत मार्केट, मून मार्केट और मॉडल टाउन लिंक रोड मार्केट जो है वो भी इसका हिस्सा होगी, और शहर की जो दीगर बड़ी मार्केट्स हैं उनके नाम शामिल हैं। तो 63 ओवरऑल मार्केट्स हैं मुख्तलिफ फीडर्स के ऊपर, जिनके ऊपर लोड के हवाले से ये रिपोर्ट सबमिट की गई है। अब पंजाब हुकूमत फैसला करेगी कि आया वो वफाकी हुकूमत की तजवीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ये तो अगर एक्सेप्ट किया गया तो फिर यही हुकूमत, पंजाब हुकूमत जो वो फैसले की मंजूरी देते हुए वफाक से फौरी तौर पर रजू कर लेगी और वफाकी हुकूमत में पावर डिवीजन जो है इसका मजीद फैसला करेगी। जी ठीक है, इसके ऊपर फिर मज़ीद फ़ैसला किया जाएगा। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इस हवाले से फ़ैसले की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। हतमी फ़ैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। वफाकी हुकूमत के फ़ैसले के बाद कमर्शियल फीडर रात 8 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक लाहौर में रात 8 बजे के बाद कमर्शियल फीडर पर 361 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हो रही है, जबकि 9 से 10 बजे तक 204 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हो रही है। और यहाँ पर आपको बताएं कि दानियाल अजीज़ को सर्विसेज हस्पताल से CMH रावलपिंडी रेफ़र कर दिया गया है। दानियाल अजीज़ को ऑपरेशन के लिए CMH रावलपिंडी रेफ़र किया गया है। दानियाल अजीज़ की रावलपिंडी मुंतकिली के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया जा रहा है। दानियाल अजीज़ को सर्विसेज हस्पताल से CMH रावलपिंडी रेफ़र कर दिया गया है। दानियाल अजीज़ को ऑपरेशन के लिए CMH रावलपिंडी रेफ़र किया गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे अज़मत अवान से। जी अज़मत, आगाह कीजिएगा, कब तक रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आमिर सर्विस अस्पताल का जो 10 रुकनी बोर्ड है वो दानियाल अजीज के इलाज करने में तजब्जुब का शिकार हो गया है, जबकि हमजा शहबाज के दौरे के बाद मेडिकल बोर्ड ने CMH रावलपिंडी रेफर करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर की है। और हमारे ज़राए ने ये बताया कि नून लीग और अहले खाना ने मेडिकल बोर्ड को दानियाल अजीज को रावलपिंडी CMH रेफर करने का कहा है, जबकि MS से जब हमारी बात हुई उनकी जानिब से कहा गया कि 10 रुपये जो मेडिकल बोर्ड है उनके साथ रेफर करने के मामले पर हम गौर कर रहे हैं। लेकिन हमें जो ज़राए ने बताया उनकी जानिब से बताया गया कि दानियाल अजीज को आधे घंटे में एयर एम्बुलेंस के जरिए CMH रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि ज़राए ने यह भी बताया कि तमाम तर जो तैयारियां हैं वो दानियाल अजीज को भेजने के लिए मुकम्मल कर ली गई हैं और साफ को ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि आधे घंटे तक जो एयर एम्बुलेंस है वो सर्विस अस्पताल में पहुंच जाएगी और एयर एम्बुलेंस के जरिए दानियाल अजीज को CMH रावलपिंडी में रेफर किया जाएगा। जी अच्छा अज़मत, ये बताइएगा कि उनकी हालत अब कैसी है? दानियाल अजीज़ जो हैं बज़ाते खुद जो है कैसा फील कर रहे हैं? आमिर, उनकी हालत जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि हमारे पास मजीद जो वीडियोज़ और फुटेजेस आई हैं उन पे जो उनका बाजू है वो बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। उनकी टांगों पे भी काफ़ी चोटें आई हैं और तशवीशनाक बात यह कि उनकी रिब्स भी जो है बहुत बुरी तरह मुतासिर है। और अगर उनको रावलपिंडी CMH में 10 रुकनी बोर्ड मुंतकिल कर रहा है, इसका मतलब है कि मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि 10 मेडिकल जो रुकनी बोर्ड बैठा उनमें लाहौर नहीं बल्कि पंजाब के टॉप के जो जनरल जो सर्जरी के प्रोफेसर थे, ऑर्थोपेडिक के प्रोफेसर थे, एनेस्थीसिया के प्रोफेसर थे, उन पर मुश्तमिल जो बोर्ड है वो बना है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून और फैमिली की जानिब से ये उनसे दरख्वास्त की गई कि उनको CMH रावलपिंडी में रेफर किया जाए। और अगर 10 मेडिकल रुकनी बोर्ड ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया, इसका मकसद यही है कि जो दानियाल अजीज की हालत काफ़ी तशवीशनाक है और ये डिसीजन इसी बात पर लिया गया है कि मजीद किसी भी चीज़ पर रिस्क में ना डाला जाए और CMH रावलपिंडी में उनको रेफर किया जाए ताकि जो उनका जो इलाज है वो मजीद बेहतर किया जाए। इसी वजह से फैसला किया गया है। जी ठीक है, इलाज मज़ीद बेहतर किया जाए। अज़मत अवान, आप हमारे साथ रहिएगा। माइदा वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी माइदा, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल, जैसे कि अज़मत अवान ने बताया आपको कि दानियाल अजीज़ का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बायस उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो चोटें आई थी और उनको यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल किया गया था। फैमिली की जानिब से जब उनको ये बताया गया डॉक्टर्स की जानिब से कि उनका बाजू जो है हो सकता है कि उनके बाजू को काटना पड़े, तो फैमिली इस चीज़ पर एग्री नहीं कर रही थी कि उनका बाजू किसी सूरत जो है वो काटा जाए। तो इसी वजह से जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स का जो है जैसे कि अज़मत ने बताया उनमें मुशावरत हुई और इस वजह से जो है वो फैसला किया गया था कि उनको CMH रावलपिंडी जो है वो मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पर उनका ऑपरेट किया जाएगा। ऑपरेट के बाद पूरी उम्मीद है कि जो उनका बाजू जिस तरह से जो वो डैमेज हुआ है उसको ठीक किया जा सकेगा। जी ठीक है, ऑपरेट किया जाएगा। और इस हवाले से अच्छा अज़मत ये बताइएगा कि कंडीशन जो है जिस तरह कि आपने भी बताई है और मायदा भी बता रही हैं, कंडीशन उस तरह से बेहतर नहीं है इसलिए रेफ़र किया गया है। तो जो उधर कमेटी बनी थी, जो पैनल था, उसने इस हवाले से जो मौजूदा कंडीशन है उसके बारे में अपनी माहिराना राय में क्या कहा था? जो 10 रुकनी आमिर जो पैनल बना था उन्होंने फैसला करना था क्योंकि जो बाजू है इनका वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ था और रिब्स है वो भी बुरी तरह मुतासिर हुई थी और जबकि टांगों पे भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। और जो 10 मेडिकल बोर्ड है उनकी जानिब से एक खदशा जाहिर किया गया था कि जो हाथ है उनका वो शायद काटना पड़े और इस डिसीजन में वो भी जो कंफ्यूज थे और नून लीग और जो उनकी फैमिली ने उनसे रिक्वेस्ट की कि उनको CMH रावलपिंडी में रेफर किया जाए और 10 रुकनी जो है उन्होंने भी इसी फैसले के साथ जो है मुत्फिक होने का फैसला किया, हमारे ज़राए ने बताया, और इसी वजह से उनको CMH रावलपिंडी में रेफर किया गया है ताकि मजीद जो है किसी किस्म का रिस्क ना लिया जाए। और उनकी जो हालत है हमें ज़राए ने बताया कि तशवीश ना आकर बाजू जो है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसको उसमें कंफ्यूज है कि बाजू को काटा जाए या नहीं काटा जाए। तो इस बिना पर यह फैसला किया गया कि फौरी तौर पर वक्त ज़ाया किए बगैर दानियाल अजीज़ को CMH रावलपिंडी में रेफर किया जाए। और ज़राए ने हमें ये बताया कि जो एम्बुलेंस है तकरीबन 15 से 20 मिनट में सर्विस अस्पताल में पहुंच रही है और तमाम तर जो इंतजाम है सर्विस अस्पताल में वो कर दिए गए हैं और दानियाल अजीज़ को सर्विस अस्पताल से CMH रावलपिंडी में रेफर किया जाएगा। और CMH रावलपिंडी में भी तमाम तर जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, वहाँ पर भी अस्पताल में बता दिया गया है तो और वहाँ पर दानियाल अजीज़ को रेफर किया जाएगा। अच्छा अज़मत ये भी बताइएगा कि इससे पहले वज़ीर आला पंजाब भी वहाँ पर मौजूद थे, तो दानियाल अजीज़ का मौक़िफ़ सामने आ सका? क्या उनकी तरफ से बताया गया कि ये एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, कैसे वो इस हाल को पहुँचे? जी बिल्कुल आमिर, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जब दौरा किया तो उन्होंने जो दानियाल अजीज़ थे उन्होंने तमाम तर जो फैसला है वो डॉक्टर्स पर रखा कि डॉक्टर्स जो बेहतर फैसला करेंगे मैं उसके साथ हूँगा। और वज़ीर-ए-आला ने भी जो तमाम तर अपनी जो ओपिनियन है वो डॉक्टर्स जो 10 मेडिकल रुकनी बोर्ड बैठा था उनको सिफारिशात भी पेश करेंगे, जो आपको बेहतर फैसला लगेगा उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन उनकी फैमिली की जानिब से हमें यही बताया गया कि ज़राए ने भी ये दरख्वास्त की थी मेडिकल बोर्ड से कि अगर हम उनको CMH रावलपिंडी में रेफर कर लें। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि नारोवाल में भी बेहतर इंतजाम ना होने पर सर्विस अस्पताल रेफर किया गया और सर्विस अस्पताल के अंदर तमाम जो 10 जो बड़े ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के बड़े प्रोफेसर के होने के बावजूद उनको CMH रावलपिंडी जो मुंतकिल किया जाता है, यहाँ पर एक सवालिया निशान हेल्थ पर भी बन रहा है कि क्यों हमारे अस्पताल के इंतजाम इतने बेहतर नहीं है, क्यों हमारे पास इतनी जो फैसिलिटी बेहतर नहीं है कि उनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। और ना जो रिस्क की बिना पर, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और जो डॉक्टर्स और प्रोफेसर हैं वो भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे और रिस्क ना लेने के बाद उन्होंने ये जो फैमिली के साथ जो फैसला है वो यही किया कि उनको CMH रावलपिंडी को शिफ्ट कर दें, क्योंकि खर्चा ही जाहिर किया जा रहा है कि उनका कहीं हाथ जो है वो ना कट जाए। और हाथ कटने पे आपको पता है कि फैमिली की जान से काफ़ी ज़्यादा तशवीश की लहर उनमें दौर उठी थी और उन्होंने दरख्वास्त की थी कि जो उनका बाजू है वो ना काटा जाए। और फिर इस रिस्क को ना लेते हुए जो 10 रुकनी कमेटी थी उन्होंने फैसला किया कि उनको CMH रावलपिंडी में रेफर किया जाए। और एम्बुलेंस का जो उनकी फैमिली है उन्होंने इस बात की कहा है कि जो एम्बुलेंस का 10 से 15 मिनट तक सर्विस अस्पताल में पहुंच जाएगी और तकरीबन आधे घंटे का वक्त इसमें दरकार होगा। दानियाल अजीज़ को सर्विस अस्पताल से CMH रावलपिंडी में रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन इस हेल्थ सिस्टम ने पंजाब के अंदर बहुत से सवालात उठा लिए हैं कि नारोवाल में भी बेहतर इलाज ना हो सका और ना ही सर्विस अस्पताल में। ठीक है अज़मत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। मायदा वहीद हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। कई घंटे गुजरने के बावजूद शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पानी का निकास मुमकिन ना हो सका। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हाफिज़ दिलावर से। जी हाफिज़, आगाह कीजिएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और निकासी आपके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, सुबह बारिश होते ही प्री मानसून की
جو ہے شہر جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. شہر کے مختلف جو روڈ ہیں وہ اس وقت پانی کی نکاسی کی وجہ سے جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں, اور محکمے کی جانب سے اب تک پانی جو ہے اس کی نکاسی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکا, اور جو شہری ہیں ان کو اسی گندے پانی میں سے گزر کر جانا پڑا ہے. میں اس وقت موجود ہوں کوٹ لکھپت کے علاقے میں, یہاں پر سارے نئے روڈ تو بنے ہیں لیکن پانی کی نکاسی کی وجہ سے یہاں پر بالکل بھی ایسی نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ یہاں سے نکل سکے. محکمہ جو ہے وہ بھی کچھ روڈ ایسے ہیں جہاں سے ابھی تک پانی نکالنے میں ناکام رہا ہے, جبکہ محکمہ موسمیات کے ریجنل ڈائریکٹر جو ہیں چودھری محمد اسلم, ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس بار جو یہ پری مونسون کا جو موسم ہے, یہ بارشیں جو ہیں یہ 23 جون تک جو ہے وہ آگے چلے گی. جی ٹھیک ہے حافظ دلاور, آپ کا بہت شکریہ. شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر درجہ اول درجہ دوم کے گھی اور آئل کی سنگین قلت برقرار ہے. سبسڈائز گھی اور آئل کے بھی محدود سٹاک کے باعث شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور. یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے نئے نظام کے ساتھ اشیاء ضروریہ کی عدم فراہمی بھی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی. شادمان, گری شاہو ریلوے ہیڈ کوارٹر, دھرمپورہ, گلبرگ اور دیگر علاقوں کے یوٹیلیٹی سٹورز پر درجہ اول کا گھی اور آئل دستیاب ہی نہیں. ادھر نہ تو ان کے پاس کوئی ارینجمنٹس ہے, بجلی چلی گئی ہے, لوگ پسینے میں شرابور ہیں, برا حال ہے ان کا, نہ ان کو آٹا مل رہا ہے نہ ان کو چینی مل رہی ہے. لوگ اتنے رش میں آتے ہیں پھر وہ چیزیں نہیں مل رہی, اور جو آٹا وغیرہ وہ بھی انہوں نے حکومت والوں نے مہنگا کر دیا. یہ غلط بات ہے کہ غریب عوام میں دن بدن آپ مہنگائی کریں گے تو لوگ کیا کریں گے. یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈائز آئل اور گھی کی بھی نہایت محدود مقدار موجود ہے. شہری طویل قطاروں میں کئی گھنٹے انتظار کی سولی پر لٹکنے کے باوجود گھی اور آئل لیے بغیر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ کیا حال ہو رہا ہے لوگوں کا. گرمی اوپر سے لائٹ بھی گئی ہے, بوڑھے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, جوان ہیں, سب کا یہ دیکھیں کیا حال ادھر ہو رہا ہے. وہ مار گئی پہلی کو اور یہ اس سے زیادہ مار رہے ہیں. آئل دیکھ لیں آپ کہاں چلا گیا, 600 روپے کا آئل ہو گیا. لے نہیں سکتے نہ, گھیو بھی مہنگا, آٹا بھی مہنگا, چینی بھی مہنگی, غریب آدمی کیا کرے. شہریوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر بنیادی اشیاء ضروریہ کی عدم دستیابی کا نوٹس لیا جائے. کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. پنجاب حکومت لاہور کے ٹریفک مسائل کے حل کے لیے لوکل کنسلٹنسی کی منصوبہ بندی اور رپورٹ سے نالاں ہے. حکومت ٹریفک مسائل کے حل اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتری کے لیے بین الاقوامی کمپنی کی مدد لے گی, جبکہ بڑھتی ٹریفک پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے نیا ماسٹر پلان تیار کر لیا گیا ہے. ٹریفک مسائل کے حل کے لیے خواجہ احمد حسان کی سربراہی میں بنائی حکومتی ٹیم نے لوکل کنسلٹنٹس اور محکمانہ رپورٹ کو ناکافی قرار دے دیا ہے, جس پر اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ 15 سے 20 سال کا تجربہ رکھنے والے کسی بین الاقوامی کنسلٹنٹ یا کمپنی سے رابطہ کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق لاہور میں روڈ پلان کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے بہاؤ کو بلا تعطل جاری رکھنے کے لیے لانگ ٹرم منصوبہ بندی کی جائے گی. لاہور سٹریٹ پارکنگ سے لے کر شہر کے سینٹر میں پارکنگ مسائل کو دور کیا جائے گا. حکومتی ٹیم نے کینال روڈ پر ٹرام منصوبے کو بغیر فیزیبلٹی شروع کرنے کی بھی مخالفت کی ہے. شہر کے اسکولوں کو 10 تحصیلوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تحصیلوں کی تعداد بڑھانے سے سرکاری اور نجی اسکولوں کی مانیٹرنگ مؤثر انداز میں ہو سکے گی. لاہور میں اسکولوں کی مانیٹرنگ کو مربوط بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے. شہر میں اسکولوں کے لیے 5 تحصیلیں مختص تھیں, جبکہ 5 تحصیلوں میں سٹی رائے ونڈ, کینٹ ماڈل ٹاؤن اور واہگہ ٹاؤن شامل ہیں, جبکہ تحصیلیں بڑھانے سے ڈپٹی ڈی اوز کی تعداد 10 سے بڑھ کر 20 ہو جائے گی. 10 تحصیلوں میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کی تعداد 20 سے بڑھ کر 40 ہو جائے گی. حتمی فیصلہ ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی ڈی سی لاہور کی مشاورت سے کرے گی. شہر کے اسکولوں کو 2 یا 3 ڈسٹرکٹ میں تقسیم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. تاہم ذرائع کے مطابق 2 یا 3 ڈسٹرکٹ میں اسکولوں کو تقسیم کرنے کی تجویز نظر انداز کر دی گئی ہے. گندم کا سٹاک پورا کرنے کے لیے حکومت مالی مشکلات کا شکار ہے. گندم کی خریداری کی مد میں واجب الادا رقم کا بوجھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. اضافی گندم کی خریداری کے لیے محکمہ خوراک پنجاب نے حکومت سے مزید 100 ارب روپے مانگ لیے ہیں. گندم کی مد میں پنجاب پر پہلے ہی واجب الادا رقم کا حجم 640 ارب روپے ہو چکا ہے, اور دوسری جانب محکمہ خوراک پنجاب نے محکمہ خزانہ سے 100 ارب جاری کرنے کی درخواست بھی کر دی ہے. محکمہ خوراک نے بینکوں کی واجب الادا رقم کے اجراء کے لیے حکومت کو وفاق سے فنڈ دینے کی استدعا کی ہے. پنجاب حکومت نے محکمہ خوراک کو 2 اقساط میں فنڈ دینے کی منظوری دے دی ہے, جبکہ ہنگامی بنیادوں پر 50 ارب روپے فنڈ جاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے.
और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकेनॉयल की मुलाकात हुई है। पंजाब की वज़ारत आला का मनसब संभालने पर हमजा शहबाज को मुबारकबाद दी। विलियम के मैकेनॉयल का हमजा शहबाज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला की मुलाकात में शिरकत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लीगल एडवाइज़र अली रज़ा और मुतल्लिका हुक्काम ने भी शिरकत की है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के मैकेनॉयल की मुलाकात, पंजाब की वज़ारत आला का मनसब संभालने पर हमजा शहबाज को मुबारकबाद दी गई। पाकिस्तान में सहाफ़ती अखलाकियात के उन्वान से UMT में खुसूसी नशिस्त का एहतमाम। मारूफ तजियाकार, कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करे तो मुल्क के बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं। सोसाइटी की बुनियादों की मजबूती के लिए इखलाकी उसूलों को अपनाना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन और मीडिया ऑफिस के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान में मीडिया एथिक्स की अहमियत के हवाले से खसूसी नशस्त हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी तजिया निगार, कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर थे। चीफ एडवाइज़र UMT डॉक्टर मुजाहिद कामरान, फैकल्टी मेम्बरान और तालिब इल्मों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हामिद मीर ने कहा कि बतौर सहाफ़ी नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल रखना ज़रूरी है। मेरी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, इन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, कोड ऑफ एथिक्स, और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को हुक्म दिया कि इसको इन्फोर्स करें, और ये है वो कोड ऑफ कंडक्ट 2015 जो कि पाकिस्तान के तमाम TV चैनल्स जो हैं उन पर इन्फोर्स किया गया पैमरा के ज़रिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, और इसका क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बना तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इन्फोर्स भी कर दिया, इस पे अमल दरामद नहीं होता। हामिद मीर ने कहा कि एजुकेशन सेक्टर भी कमर्शियल बनता जा रहा है। ये जानकर खुशी हुई कि UMT मुस्तहिक तालिब इल्मों को मुफ्त और बेहतरीन तालीम फराहम कर रही है। जहाँ पे फीस जो है एक सेमेस्टर की, या आपके यहाँ 4 साल का कोर्स भी है, मुनासिब होती है, और मैं पता लगा लेता हूँ कि यहाँ पे क्या 100% स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ीस अदा करते हैं, या 15% 20% जो है उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है, तो वहाँ मैं ज़रूर जाता हूँ, इसीलिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आया हूँ। हामिद मीर का मजीद कहना था कि मीडिया एथिक्स ये हैं कि लोगों तक ईमानदारी से हकायक पहुँचाए जाएं। सहाफ़ी को सियासी पार्टी की बजाय सोसाइटी का तर्जुमान बनना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे हुक्मरान आए जो तनकीद करने वालों को गद्दार कहते हैं। जर्नलिस्ट को रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से इजलास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी दूर करने के लिए फौरी इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास ईवान वज़ीर आला में हुआ। इजलास में मुल्तान से मेंबर असम्बली राना एजाज अहमद नून, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एहसन वहीद, MD मेट्रो बस मिर्ज़ा नज़ीर अनायत, GMO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी मोहम्मद अब्दुल कयूम और दीगर ने शिरकत की। इजलास में लाहौर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी दूर करने के लिए फौरी इक़दाम उठाने का फैसला किया गया। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि वज़ीर आला मियां हमजा शहबाज शरीफ की हदायत पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आवाम को सस्ती और मियारी ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाएगी। साबिक हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन ख़त्म करके लोगों को मुश्किलात में इजाफा किया था, जबकि लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम उठाए जाएंगे। CCPO लाहौर DIG बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। CCPO का कहना था कि सर्कल अफसरान की कारकर्दगी का काबिल जायज़ा 30 जून के बाद किया जाएगा और नाकिस कारकर्दगी रखने वाले लाहौर पुलिस के हिस्सा जो है वो नहीं रहेंगे। उन्होंने इस हवाले से कहा कि मज़ीद इक़दाम भी उठाए जाएंगे। इजलास में DIG ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी, DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, SSP इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस इमरान किशोर, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस विंग के तमाम SPs, SDPOs और मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने शिरकत की। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि सर्कल अफसरान की कारकर्दगी का काबिल जायज़ा लेकर अगले माह से जज़ा और सज़ा का तयन किया जाएगा। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन और एंग्रो के दरमियान वॉलीबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का मुआहदा तय पा गया है। आवारी होटल में होने वाली तकरीब में चेयरमैन वॉलीबॉल फेडरेशन चौधरी मोहम्मद याकूब और सदर VCEO यास खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक एंग्रो और
والی بال فیڈریشن مل کر والی بال ڈیولپمنٹ پر کام کرے گی۔ اینگرو والی بال فیڈریشن کو نیشنل ٹریننگ کیمپ لگانے میں تعاون فراہم کرے گی۔ لوکل ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے ریجنل ٹریننگ کیمپس اور کوچنگ کورسز بھی کروائے جائیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان والی بال فیڈریشن کے چیئرمین چودھری یعقوب کا کہنا تھا کہ 2028 لاس اینجلس اولمپکس میں کوالیفائی کرنا ہمارا ہدف ہے۔ اس سال دسمبر میں پہلی والی بال لیگ کروانے جا رہے ہیں۔ اینگرو کے صدر اور سی او ریاض خان نے کہا کہ پاکستان والی بال فیڈریشن کے ساتھ پارٹنرشپ ملک میں والی بال کے فروغ کے لیے ایک نیا باب ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔